तुम्हें हाथ उठाने की क्या जरूरत थी आहान? अपनी सासू माँ का ये सवाल सुनकर आहान के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। दूसरी तरफ जब सनाया ने अपनी मोम की कही ये बात सुनी तो उसके चेहरे के सारे एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल गए। सनाया ने धीमी आवाज में कहा, मॉम, आप मुझे बहुत डिसपॉइंट कर रही हैं। सनाया की इस बात को सुनने के बाद मिसिस यामिनी गिल ने उसे चुप करा दिया और बोली, तुम चुप हो जाओ शनाया, मेरा सर दर्द और मत बढ़ाओ। तुम्हारे पापा यहाँ नहीं है तो इस वजह से तुम्हारे घर में वैसे ही जैसा जैसा हो मैं कहूँगी। मिसेस यामिनी गिल ने फिर आहान को ऑर्डर देने के अंदाज में कहा, आहान, अपनी सीमा बुआजी और रतन भैया से माफ़ी मांगो। माफ़ी का जिक्र सुनते ही सनाया और आहान एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सीमा बुआजी ने अपनी भाभी से कहा, यामिनी भाभी, क्या आपको लग रहा है कि मैं और मेरा बेटा एक माफ़ी से चुप हो जाएंगे? मिसेस यामिनी गिल को उसके ये ननद अब इरिटेट कर रही थी। वो बहुत ही पेंटिन्स के साथ सीमा बुआजी से बोली, आसान सी बात है। मैं इस निकम्मे आहान से दो ही बातें चाहती हूँ। पहली बात ये कि आहान अपने घुटनों के बल बैठकर मुझसे और मेरे बेटे से माफ़ी मांगे। रतन के साथ उसने जो कुछ भी किया है उसके बदले में मेरा बेटा इस नालायक आहान को कसकर 2-4 थप्पड़ लगाएगा। अपनी ननद की ये मांग सुनकर मिसेस यामिनी गिल की आंखें खुली की खुली रह गई। आहान ने बहुत ही सिर्फ नज़रों से सीमा बुआजी की तरफ देखा और उससे सवाल करते हुए कहा, और क्या? आपकी दूसरी मांग क्या है? आहान की बात सुनकर सीमा बुआजी की आंखों में लालच टपकते हुए बोल पड़ी, और क्या? अपनी ही हवाओं में उड़ते हुए तुमने मुझे और मेरे प्यारे बेटे को बहुत चोट पहुंचाई है। उसके बदले में मैं ज़्यादा नहीं 25 लाख रुपए की तो मांग कर रही हूँ। अगर तुम सब मेरे रिश्तेदार ना होते अटेम्प्ट टू मर्डर का केस करके तुम सबको अंदर करवा देती। 25 लाख रुपए तो फिर भी छोटी रकम है। आहान को ये पूरी सिचुएशन किसी कॉमेडी शो की तरह लग रही थी, लेकिन जैसे ही मिसेस यामिनी गिल ने अपनी ननद की ऐसी मांग सुनी उनका मुंह बन गया। मिसेस यामिनी गिल ने सीमा बुआजी से कहा, ये आप क्या कह रही हैं सीमा दीदी? नामुमकिन, बिल्कुल भी नहीं। 25 लाख ही बहुत ही दूर की बात है। मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 रुपये दे सकती हूँ। 5,000 सुनते ही सीमा बुआजी के चेहरे पर नाराज़गी झलकने लगी। उन्होंने एक एक करके आहान, सनाया और मिसेस यामिनी गिल की तरफ देखा और मन में बोली, क्या इन लोगों को मुझे भिखारी समझ रखा है? अगर मैंने यहाँ आने के बाद वो विक्की भाई के बारे में हुई बातों को ना सुनी होती तो शायद मैं 50,000 में मान भी जाती। लेकिन अब मैं जान चुकी हूँ कि इन लोगों के पास बहुत पैसा है, और ये जानने के बाद अगर मैं यहाँ से खाली हाथ वापस लौटी तो मुझे अपने आप पर ही शर्म आएगी। ये सब सोचने के बाद सीमा बुआजी ने गुस्सा दिखाते हुए अपनी भाभी से कहा, भाभी, क्या आप मुझे भिखारी समझ रही हैं? कर मुझे इससे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही हैं। मिसेस यामिनी गिल सीमा बुआजी को अच्छे से जानती थी। अगर उन्होंने किसी बारे में अपना मन बना लिया तो वो आसानी से पीछा नहीं मानती। इसलिए मिसेस यामिनी गिल ने कुछ सोचा और उनसे बहुत केयरलेस अंदाज में कहा, सीमा दीदी, देखिए, आपका जो भी नुकसान हुआ है पैसा उसे बिल्कुल भी ठीक नहीं कर सकता, और वैसे भी आपको और आपके बेटे को आहान के तकलीफ पहुंचाई है। उसने ही मारपीट की है तो आपको अपना हिसाब आहान से बराबर करना चाहिए। मुझे इस सब में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आहान की प्रॉब्लम का गिल फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। मिसेस यामिनी गिल का मतलब साफ था। 25 लाख के सेंटिमेंटल से उनका और सनाया का कोई लेना देना नहीं था। अपनी मोम के ये बात सुनकर सनाया के दिल में दर्द सा उठा। सनाया ने आहान की तरफ देखते हुए मन ही मन में कहा, मुझे लगा कि पिछली बार आहान ने मेरी जो मदद की थी उसके बाद मोम उसके बारे में अच्छा सोचती होंगी, लेकिन नहीं, मोम ने हमेशा से आहान से नफरत की है। जहाँ एक तरफ आहान मुझे, पापा को और मोम को अपनी फैमिली समझता है, मोम ने हमेशा से उनसे नफरत की थी। आहान को इस सच का पहले से ही पता था। इसलिए मिसेस यामिनी गिल की ये राय सुनकर कोई ज़्यादा आहान पर कोई असर नहीं हुआ। सीमा बुआजी ने भी ये नहीं जानती थी कि उनकी ये यामिनी भाभी इतनी पत्थर दिल हो सकती थी।
लेकिन सीमा बुआ जी हार मानने वालों में से नहीं थी। उन्होंने मिसेस यामिनी गिल से कहा, भाभी, क्या आहान आपका दामाद नहीं है? मैं एक आखिरी बार आपसे पूछ रही हूँ, क्या आप मुझे 25 लाख रुपए दे रही हैं या नहीं? सोचकर जवाब देना भाभी, कहीं आगे जाकर आपको अपने इस फैसले पर पछतावा ना करना पड़े। मिसेस यामिनी गिल को सीमा बुआ जी की बातें कुछ अजीब लग रही थी, मगर वो किसी के सामने घुटने टेकने वाले कमजोर लोगों में से नहीं थी। इसलिए मिसेस यामिनी गिल ने अपनी बात को एक्सप्लेन करते हुए कहा, ऐसा नालायक दामाद मेरा नहीं है। और हाँ सीमा दीदी, मेरा आपके और आहान के इस मसले में बीच में पड़ने का कोई इरादा नहीं है। मिसेस यामिनी गिल का ये जवाब सुनने के बाद भी सीमा बुआ जी के चेहरे पर कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं थी। उल्टा वो एक टेढ़ी मुस्कान के साथ अपनी यामिनी भाभी की तरफ देखने लगी। सीमा बुआ जी ने फिर कुछ याद करते हुए मिसेस यामिनी गिल से कहा, अच्छा कोई बात नहीं भाभी, वैसे मुझे आपको कुछ बताना था। वो क्या हुआ ना, कुछ दिन पहले मैं किसी आदमी से मिली थी। क्या सरनेम था उसका? हाँ याद आया, शर्मा। वो मुझसे कह रहे थे कि आप और वो एक ही कॉलेज में थे। अपनी ये बात कहते कहते सीमा बुआ जी बीच में ही रुक गई और अपनी भाभी की तरफ देखने लगी। सीमा बुआ जी ने यह देखा कि मिसेस यामिनी गिल के चेहरे के एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल गए थे। ये देख कर सीमा बुआ जी सेटिस्फाइड लगने लगी। भाभी, क्या आप चाहती हैं कि मैं ये कहानी बताना कंटिन्यू करूं? सीमा बुआ जी ने एक झूठी मुस्कान के साथ कहा। सनाया और आहान को ये पूरी सिचुएशन कुछ स्ट्रेंग लग रही थी। मिसेस यामिनी गिल ने सबसे नज़रें चुराने लगी। उन्होंने कुछ सोचा और सीमा बुआ जी से रिक्वेस्ट करने के अंदाज में कहा, सीमा दीदी, अगर आप नाराज़ हैं तो हमें बैठकर शांति से बात करनी चाहिए। आप क्या कहती हैं? सीमा बुआ जी के कान यही सुनने के लिए तो तरस गए थे, मगर जब मिसेस यामिनी गिल ने घुटने टेक ही दिए तो सीमा बुआ जी आसानी से कैसे मानती। उन्होंने कहा, भाभी, बात तभी करेंगे जब आप मुझे 25 लाख देने के लिए तैयार होंगी। अब मिसेस यामिनी गिल के पास कोई दूसरा चारा नहीं था, इसलिए उन्होंने सीमा बुआ जी से कहा, ठीक है दीदी, आहान धीरे धीरे करके आपको आपके 25 लाख रुपए दे देगा। मैं खुद जिम्मेदारी से उससे ये काम करवाऊंगी। ये बात सुनते ही आहान और सनाया के चेहरे का रंग बदल गया। आहान ने अपनी सासू माँ की तरफ देखते हुए मन ही मन में कहा, ये शर्मा कौन है जिसका नाम एक बार सुनते ही मोम इतनी घबरा गई है। जितना मैं उन्हें जानता हूँ वो किसी के से हार मानने वाली नहीं है, लेकिन मोम का ऐसा रिएक्शन देखकर ये बात तो साफ है कि कुछ ज़्यादा ही सीरियस मैटर है। जैसे ही मिसेस यामिनी गिल ने उनकी मांगे मंजूर कर ली, सीमा बुआ जी के दिमाग में हवा घुस गई। अब सीमा बुआ जी जानती थी कि हर बार वैसे भी होगी जैसे वो चाहती थी। उन्होंने फिर आहान की तरफ नफरत भरी नज़रों से देखा और बोली, चलो अब जब सब तय हो ही गया है तो भाभी, आहान से कहिए कि अपने घुटनों पर बैठकर मुझसे और रतन से माफ़ी मांगे। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। मिसेस यामिनी गिल जिस सिचुएशन में फंसी हुई थी, सीमा बुआ जी की बात मानने के अलावा वो और कुछ कर भी नहीं सकती थी। इसलिए मिसेस यामिनी गिल ने वक्त बर्बाद किए बिना आहान की तरफ देखा और उससे बोली, आहान, क्या तुमने सुना नहीं? सीमा दीदी और रतन से माफ़ी मांगो। ये बात सुनने के बाद भी आहान ने कोई मोमेंट नहीं की। मिसेस यामिनी गिल ने कुछ सोचा और आहान से अपनी बात मनवाने के इरादे से कहा, आहान देखो, अगर एक बार तुम सीमा दीदी और रतन से माफ़ी मांग लोगे तो मैं बीती सारी बातों को भूल जाऊंगी और तुम्हें और सनाया को ज़्यादा डांट भी नहीं लगाऊंगी। मिसेस यामिनी गिल को लगा कि उनकी ये बात सुनने के बाद तो आहान पक्का सीमा जी और रतन से माफ़ी मांग लेगा और उनकी किसी बात को मना भी नहीं कर पाएगा। लेकिन आगे कुछ और ही हुआ। मॉम, आप कुछ ज़्यादा ही कर रही हैं। आहान मेरा हस्बैंड है, उसने जो कुछ भी किया मेरे लिए किया है और वो इस सब के लिए माफ़ी नहीं मांगेगा। ये बात सनाया ने कही थी। वैसे तो यही बात वो कुछ देर से कई बार कह रही थी, लेकिन इस बार सनाया किसी को एक्सप्लेन नहीं कर रही थी, ना ही किसी को समझा रही थी। एक बार सनाया ने मिसेस यामिनी गिल को अपना फैसला सुनाया था। सनाया के प्यारे से चेहरे पर इस वक्त कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, बस नाराज़गी थी। सनाया ने अपनी मोम के नजरी फेरी और आहान की तरफ बढ़ने लगी। आहान सनाया कितनी हिम्मत से हैरान था, लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि सनाया अब उस सबके सामने बिना किसी शर्म और एम्ब्रेसमेंट के आहान को अपना हस्बैंड मानने लगी है। सनाया ने जाकर डायरेक्टली आहान का हाथ पकड़ लिया और उससे बोली, आहान चलो हम यहाँ से चलते हैं। सनाया की आंखों में इस वक्त एक अलग ही लेवल का डिस्प्रेट
इमोशन था। वो आहान के लिए जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हट रही थी। सनाया ने आहान की आंखों में देखते हुए मन ही मन में कहा, आहान मुझे माफ़ कर दो, पिछले 3 सालों से मैं कभी तुम्हें समझ ही नहीं पाई, या फिर ये कहा जाए कि मैंने तुम्हें समझने की कभी कोशिश ही नहीं की थी। लेकिन अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि तुम मेरे हस्बैंड ही नहीं, मेरे फैमिली हो। चाहे जो हो जाए, मैं हर सिचुएशन में तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। आहान ने कभी सनाया को अपनी तरफ इस तरह से देखते हुए कभी भी नोटिस नहीं किया था, लेकिन आज सनाया की यह नज़र आहान को एक अजीब सा एहसास दिला रही थी। वो एहसास कि आहान को कुछ हासिल हुआ था। आहान और सनाया एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। सीमा बुआ जी ने धीमी आवाज में रतन से कहा, रतन क्या ये लड़की पागल हो गई है अपने कंगाल पति का साथ देने के लिए? ये तो घर से ही छोड़ने के लिए तैयार है। रतन भी ये देखकर दंग रह गया। उसने अपनी माँ से कहा, हाँ माँ, लगता है कि इस आहान ने सनाया पर कोई काला जादू कर दिया है। 2 साल पहले जब हम यहाँ आए थे, सनाया इस आहान से सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी, और आज अचानक से इतना इनका प्यार हम सबके सामने उछल रहा है। मिसेज यामिनी गिल के तो होश ही उड़ गए थे। वो अपनी बेटे के पास गई और उसके दूसरे हाथ को पकड़कर बोली, सनाया ये तुम क्या कह रही हो? चलते हैं? कहाँ चलते हैं? देखो सनाया, आज अगर तुम इस दरवाजे से बाहर चली गई तो वापस आने के बारे में सोचना भी मत। अपने जज्बातों में बहकर कोई भी उल्टा सीधा फैसला करने की जरूरत नहीं है। इस पॉइंट पर मिसेज यामिनी गिल अपना डर गुस्से के पीछे छिपा रही थी। उन्हें लगा कि थोड़ी डांट सुनकर सनाया अपना फैसला बदल लेंगी, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो आहान को रोकना होगा। कुछ सोचने के बाद मिसेज यामिनी गिल ने आहान को डराते हुए कहा, और तुम भी आहान, आज जो जोश में यहाँ से जाने के बाद कल अगर तुम सनाया को लेकर यहाँ आए तो गिल परिवार से अपने सारे रिश्ते तोड़ देना। अब क्या होगा? क्या आहान और सनाया गिल परिवार को छोड़कर जाने वाले हैं? क्या मिसेज यामिनी गिल अपनी बेटी और दामाद को रोक पाएंगी, या फिर सीमा बुआ जी की किसी साजिश की वजह से सब कुछ बिगड़ जाएगा? कुछ सोचने के बाद फिर मिसेज यामिनी गिल ने आहान को डराते हुए कहा, और तुम भी आहान, आज जो जोश में यहाँ से जाने के बाद कल अगर तुम सनाया को लेकर यहाँ आए तो गिल परिवार से अपने सारे रिश्ते तोड़ देना। वैसे तो आहान बाहर से कुछ बहुत ज़्यादा ही शांत रह रहा था, लेकिन जब सनाया ने बिना किसी डर के उसका हाथ पकड़ लिया तो आहान को बहुत इमोशनल महसूस कर रहा था। आहान सनाया की पकड़ से अपना हाथ धीरे से छुड़ाते हुए सीमा बुआ जी और रतन की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। जब मिसेज यामिनी गिल ने देखा कि आखिरकार आहान उसकी बात मान रहा था, तो उन्होंने मन ही मन में कहा, चलो अच्छा है ये निकम्मा आहान मेरी बात तो सुनता है, मुझे मना करने की हिम्मत नहीं करता। जहाँ एक तरफ मिसेज यामिनी गिल खुश हो रही थी, वहीं सनाया आहान से डिसअपॉइंट लगने लगी। उसने चिल्लाकर कहा, आहान तुम ये क्या कर रहे हो? सनाया नहीं चाहती थी कि आहान किसी बुझ दिल की तरह सीमा बुआ जी और रतन से माफ़ी मांगे। जैसे ही आहान उनके पास पहुंचा, रतन ने उसे हुक्म देने के अंदाज में कहा, तुम वहाँ पर खड़े किस सपने में खोए हुए हो? यहाँ आओ और अपने घुटनों पर बैठकर मुझसे और मेरी माँ से माफ़ी मांगो। आहान रतन की तरफ गया और उससे सवाल करते हुए बोला, रतन क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं माफ़ी मांगूं? यह सुनकर रतन हंसने लगा, और नहीं तो क्या, मुझसे माफ़ी मांगो, फिर मैं तुम्हें खींच के एक थप्पड़ लगाऊंगा और यह मामला यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। आखिरकार रतन ने आहान से अपनी बेइज्जती का बदला ले ही लिया था। रतन की कही ये बात सुनने के बाद आहान के चेहरे पर एक अजीब सी टेढ़ी मुस्कान छा गई, जिसे देखकर सीमा बुआ जी को थोड़ी घबराहट सी हुई। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि मिसेज यामिनी गिल के यहाँ होते हुए आहान क्या ही कर सकता था। आहान रतन के सामने जाकर खड़ा हो गया। रतन का घमंड अब 7वें आसमान पर चढ़ रहा था, और उसने ताना देते हुए कहा, अब बैठ भी जाओ जीजा जी। जैसे ही रतन ने अपना आखिरी शब्द कहा, आहान ने उसके मुंह पर एक थप्पड़ लगा दिया। वो थप्पड़ रतन को इतना जोर से लगा था कि वो नीचे गिर गया। आहा, रतन ने इतने जोर से चीखते हुए कहा, उसकी आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी। इस पॉइंट पर सीमा जी का चेहरा जम गया। मिसेज यामिनी गिल और सनाया भी दंग रह गए थे। उन्होंने आहान से कि ऐसे अग्रेसिव रिएक्शन को
एक्सेप्ट नहीं किया था। आहन बिल्कुल भी गुस्सा नहीं लग रहा था, बल्कि वो तो बहुत ही शांत नज़रों से रतन के पास गया और उससे बोला, रतन भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, आई एम सॉरी। मुझे आपको इतना नहीं मारना चाहिए था, लेकिन क्या करूं, आपने खुद मेरी बीवी को हाथ लगाने की कोशिश की थी। मैं चाहकर भी अपने आप को रोक नहीं पाया। आहन अब अपने घुटनों के बल बैठ गया। उसने धीरे से एक बार ज़मीन पर लेटे हुए रतन के शर्ट को पकड़कर उसे उठाया और एक बार फिर से रतन को ज़मीन पर पटकते हुए कहा, मुझे फिर से माफ़ कर दीजिए, मैं अपना गुस्सा कंट्रोल ही नहीं कर पाया। वैसे मेरी सनाया के घर आकर आपको तमाशा करने के लिए किसने कहा था? गलती तो आपकी भी है ना रतन भैया। कुछ देर तक आपने अपने आप को शांत करने की नाकाम कोशिश के बाद सीमा बुआजी ने आहन से कहा, तुम आहन बस करो, मेरा रतन को छोड़ दो, वरना। आहन ने उनकी तरफ एक नज़र देखा भी नहीं और फिर से रतन का शर्ट पकड़ लिया। अब आहन ने रतन से सवाल करते हुए कहा, रतन भाई वो सीमा बुआजी वरना कह रही है, आप बताइए वो क्या कह सकती हैं? कहिए ना, आप कुछ बात क्यों नहीं कर रहे? आहन ने अपना ये सवाल इस तरह किया था कि उसे रतन की बहुत फिक्र हो रही थी। अब मिसेस यामिनी गिल को अपनी आंखों पर ही यकीन नहीं हो रहा था। क्या ये वही आहन था जो उसके सामने मुंह खोलने की भी हिम्मत नहीं करता था? एकदम से मिसेस यामिनी गिल के इस नकम्मे घर जमाई में इतना बदलाव कैसे आ गया? आहन एक बार फिर से रतन को जमीन पर पटकने ही वाला था कि सनाया ने अपने पति को अप्रोच किया। आहन सनाया ने डर गई थी कि उसकी छून में आहन को कब कपाहट महसूस हो रही थी। जब आहन ने देखा कि सनाया बहुत घबराई गई थी तो वो खामोशी से खड़ा हो गया। आहन ने सनाया के हाथ पर अपना हाथ रखा और उसे ना हारने का यकीन दिलाया। अपनी बीवी की तरफ देखते हुए आहन ने मन ही मन में कहा, मैं सनाया को डराना नहीं चाहता। अगर इस वक्त उन्होंने मुझे रोका नहीं होता तो उस रतन को और उसकी लालची माँ को मैं अच्छा सबक सिखाता। अब आहन की नज़रें सनाया से हटी। उसने देखा मिसेस यामिनी गिल उसे ही घूर रही थी। अपनी सासू माँ को देखकर आहन ने उनसे करते हुए कहा, मॉम क्या इतना माफ़ी काफ़ी है या फिर आप चाहती हैं कि मैं माफ़ी मांगना कंटिन्यू करूं? आहन ने अपना यह सवाल बहुत ही पोलाइटी अंदाज में एक स्माइल के साथ किया था। इस सवाल को सुनकर एकदम से मिसेस यामिनी गिल अपने होश में वापस आई और उन्होंने गुस्से भरे लहजे में सवाल किया, आहन क्या तुम्हें कानून का, लोगों का, किसी का भी डर नहीं है या तुम मुझे भी ऐसे ही मारोगे? मिसेस यामिनी गिल के इस सवाल को सुनकर आहन उनके पास गया और उन्हें सलीके से समझाया, मैं आपको कैसे मार सकता हूँ? आप सनाया की मॉम हैं। भले ही आप मुझे अपना दामाद ना मानती हो, लेकिन मेरे लिए तो आप मेरी अपनी मॉम की तरह हैं। लेकिन हाँ, मैं आपको एक बात याद दिला दूँ, मैं गिल परिवार का घर जमाई हूँ, कुत्ता नहीं। कुछ चीज़ें अगर अपनी हद में ही रहे तो अच्छी लगती हैं। मिसेस यामिनी गिल को यह सुनने के बाद शौक लगा। उन्हें एक ही वक्त पर गुस्सा और डर, ऐसे दोनों इमोशन फील हो रहे थे। मिसेस यामिनी गिल ने फिर बिना डरे आहन से नज़रें मिलाई और उससे सवाल करते हुए कहा, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो आहन? अपनी मदर इन लॉ का ने पूछा हुआ ये सवाल सुनकर आहन हंसने लगा। उसने मिसेस यामिनी गिल से कहा, मॉम ये कोई धमकी नहीं है, मैं तो सब आपको एक एडवाइस दे रहा था जो आपके बहुत काम में आने वाली थी। ये बात सुनने के बाद वो जो मिसेस यामिनी गिल गुस्से में और इम्पल्सिव होते हुए नजर आ रही थी एकदम से शांत हो गई। उन्होंने एक नज़र अपनी बेटी सनाया की तरफ देखा। सनाया को देखकर यह बताना कोई मुश्किल बात नहीं थी कि वो आहन को से एग्री करती थी। अपनी बेटी के ऐसे रिएक्शन देखकर उन्हें कोई हैरानी नहीं हुई थी। फिर मिसेस यामिनी गिल ने अपने दांत पीसकर कहा, अच्छी एडवाइज है आहन, बहुत अच्छी एडवाइज है। अब एक एडवाइस तुम भी ले लो, अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ और फिर कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। आहन ने बहुत ही धीमी और शांत अंदाज में बोला, ठीक है, और अपनी बात कहने के बाद बिना कुछ बोले वो दरवाजे की तरफ चला गया। सनाया की आंखें एक पल में नम हो गई थी। उसने अपनी मोम की तरफ देखकर कहा, मोम आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? लेकिन मिसेस यामिनी गिल को इस बात से राहत मिल गई थी कि उनके सर से एक मुसीबत बिना किसी नखरे के चली गई थी। अपनी रोती हुई बेटी के सवाल को सुनकर मिसेस यामिनी गिल ने कहा, मैंने क्या किया है सनाया? यह सब तुम्हारे ही भले के लिए तो हो रहा है। अच्छा हुआ कि वो निकम्मा आहन चुपचाप यहाँ से चला गया।
अब मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ दूंगी जो इस आहान से 100 गुना ज़्यादा अच्छा होगा। जब से सनाया स्प्रिंग कॉरपोरेशन के प्रोजेक्ट की हेड बनी थी, कई बड़े खानदानों से उसके लिए पूछा जा रहा था। उन सभी अमीर परिवारों के इरादे साफ थे। मिसिज यामिनी गिल ने सोचा कि एक बार आहान और सनाया की सो कोल्ड शादी ख़त्म हो जाए तो बस सब कुछ अपने मन के मुताबिक हो जाएगा। लेकिन सनाया ऐसा कुछ भी नहीं सोचती थी। सनाया अपने आंसू पोंछ दिए और मिसिज यामिनी गिल से बोली, मॉम, आप बहुत गलत कर रही हैं। जैसे ही मिसिज यामिनी गिल ने सनाया की कही ये बात सुनी, वो तुरंत बोल पड़ी, क्या कुछ गलत कर रही हूँ? क्या तुम्हें समझ रहा है तुम खुद क्या कर रही हो? मैं तुम्हें बड़ा करने में कितनी मेहनत की है और तुम मुझे उस सब का ये सिला दे रही हो। सनाया तुम। मगर इससे पहले मिसिज यामिनी गिल अपनी बात पूरी कर पाती, उन्होंने एक जोर की आवाज़ सुनी। यह दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ थी। मिसिज यामिनी गिल ने देखा कि सनाया घर से चली गई थी। क्या सनाया भी घर छोड़कर चली गई थी? मिसिज यामिनी गिल को ये समझ में नहीं आ रहा था कि उन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा था कि उन्हें यह दिन देखना पड़ा रहा था। वो भागकर दरवाजे के पास गए और चिल्लाने लगी, सनाया तुम कहाँ जा रही हो? वापस आओ सनाया, मैंने कहा वापस आओ। लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं था। सनाया पहले ही चली गई थी। मिसिज यामिनी गिल ने परेशान होकर अपना सर पीट लिया। तभी सीमा बुआ जी ने उन्हें पुकारते हुए कहा, भाभी, अगर इस बार मेरे रतन को कुछ हुआ तो मैं आपको बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगी। सीमा बुआ जी के पूरे चेहरे पर नफरत छाई हुई थी, क्योंकि ज़मीन पर बेहोश पड़े रतन का बहुत ज़्यादा खून बह रहा था। मिसेज यामिनी गिल भागकर वहां आई और सीमा बुआ जी को समझाते हुए बोली, सीमा दीदी, आप टेंशन मत लीजिए, रतन को कुछ नहीं होगा, मैं अभी एम्बुलेंस को कॉल करती हूँ। ऐसा नहीं था कि मिसेज यामिनी गिल को रतन की कोई फिक्र थी। वो तो हर रोज़ ऐसे तमाशों का हिस्सा होता था। लेकिन बात मिसेज यामिनी गिल के उस राज की थी जो उन्होंने बहुत वक्त से छिपाए रखा था। अगर वो बात बाहर आ जाती तो उनकी बहुत बदनामी होती। सीमा बुआ जी भी ये अच्छे से जानती थी। उन्होंने मिसेज यामिनी गिल को डराते हुए कहा, भाभी, मैं तुम्हारी सारी करतूतों के बारे में अच्छे से जानती हूँ। अगर मेरे कहने के मुताबिक कुछ नहीं हुआ तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। अब अगर सीमा बुआ जी आहान से बदला नहीं ले पा रही थी तो उनके पास अपनी यामिनी भाभी का फ़ायदा लेने के अलावा दूसरा भी कोई रास्ता नहीं था। ये बात सुनते ही मिसिज यामिनी गिल की आंखों में घबराहट झलकने लगी। उन्होंने एक झूठी मुस्कान के साथ कहा, सीमा दीदी, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही सनाया वापस लौटती है मैं उसे 25 लाख रुपए लेकर आपके पास भेज दूंगी। ये सुनते ही सीमा बुआ जी जोर से हंसने लगी। भाभी, इन हालातों को देखकर मुझे नहीं लगता कि 25 लाख रुपए काफ़ी होंगे। देखिए आपके उस निकम्मे घर जमाई ने मार मार कर मेरे रतन की क्या हालत बना दी है। मुझे और पैसे चाहिए। सीमा बुआ जी। ये बात सुन के मिसिज यामिनी गिल ने अपने दांत पीस लिए। उन्होंने इस बारे में सोचते हुए मन ही मन में कहा, आज मैंने सच में एक लालची और चालाक लोमड़ी को अपनी आंखों से देख लिया है। अपने बेटे की ऐसी हालत होते हुए भी इस सीमा की लालच कहीं ख़त्म नहीं हो रही। बजाय उसे हॉस्पिटल ले जाने के ये औरत यहाँ मुझसे सेटलमेंट के पैसे मांग रही है। अगर मेरा राज, मेरी कमजोरी उस सीमा को पता नहीं होती तो मैं उसे उसकी असली औकात दिखा देती। सीमा बुआ जी ने फिर मिसिज यामिनी गिल से कहा, वो नई कार जो वो मेरे बेटे को दे दो और जब सनाया वापस आए तब उससे कहना कि मेरे पास 25 लाख रुपए केस ले आए, क्योंकि मिसेज यामिनी गिल के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। उन्होंने चुपचाप हामी भर दी। उनकी हामी को जानने के बाद सीमा बुआ जी मन ही मन में मुस्कुराते बोली, अरे वाह, अब तो मेरे पास एक महंगी कार भी है और ढेर सारा पैसा भी। ये निकम्मा आहान तो मेरे लिए बड़ा लक्की निकला। अब जब तक मेरे पास वो राज है तब तक ज़िंदगी आराम से कटेगी। मिसेज यामिनी गिल का ऐसा कौन सा राज था जिसकी वजह से सीमा बुआ जी उन्हें ब्लैकमेल कर रही थी? क्या सनाया आहान के पास गई थी? जब सनाया वापस आए तब उससे कहना कि मेरे पास 25 लाख रुपए केस ले आए, क्योंकि मिसेज यामिनी गिल के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। उन्होंने चुपचाप हामी भर दी। उनकी हामी को जानने के बाद सीमा बुआ जी मन ही मन में मुस्कुराते हुए बोली, अरे वाह, अब तो मेरे पास एक महंगी कार भी है और ढेर सारा पैसा भी। ये निकम्मा आहान तो मेरे लिए बड़ा लकी साबित हुआ। अब जब तक मेरे पास वो राज है तब तक ज़िंदगी आराम से कटेगी। जहाँ एक तरफ आहान
कोई आहान की वजह से खुशियाँ मना रहा था। आहान थोड़ा डिप्रेस्ड महसूस कर रहा था। आहान ने कभी भी मिसेज यामिनी गिल की कड़वी बातों को दिल पे नहीं लगाया था, मगर आज उसे वो चुभ गई। आहान ने चलते हुए देखा कि एक आदमी अपने कुत्ते को वॉक करवा रहा था। आहान ना ही उस कुत्ते की जानता था और ना ही उसके मालिक को। अगर पिछले 3 सालों से आहान रोज उन दोनों को घूमते हुए देखता था। उसने मन ही मन में कहा, हम किसी जानवर के साथ भी थोड़ा वक्त बिताते हैं तो हमें थोड़ा सा लगाव हो जाता है, लेकिन मॉम ने हमेशा मुझसे नफरत की है। तभी सनाया अपने बोल्डिंग से बाहर निकल आई। उसने आहान की उदास आंखों देखी तो उसे वो उस कुत्ते और उसके मालिक को देख रहा था। ये देखकर सनाया अपने आंसुओं की बहने से रोक नहीं पाई। सनाया ने गले में पहने हुए मंगलसूत्र को छूकर कहा, मैं बहुत बड़ी बेवकूफ़ हूँ, आहान के दर्द को कभी समझ ही नहीं पाई। उसका दिल बहुत साफ है, तभी तो खुद से भी पहले वो मेरे और मॉम डैड के बारे में सोचता है। मुझे आज भी याद है हमारी शादी वाले दिन पापा ने हमें आशीर्वाद देते हुए कहा था कि हम अब से एक होंगे, एक टीम की तरह, एक फैमिली की तरह। आहान ने तो वो बात सीरियसली ले ली है, लेकिन मैं 3 साल के बाद इस बात का मतलब समझ रही हूँ। पता नहीं आहान कैसा महसूस कर रहा होगा। एकदम से सनाया को आहान का चेहरा याद आ गया और वो भागकर आहान के पास चली गई। आहान अपना नाम सुनकर जैसे ही आहान पीछे मुड़ा, सनाया ने उसे कसकर हक कर लिया। आहान कुछ नहीं समझ पाया कि ये क्या ही हो रहा है। उसे सनाया के आंसू अपने बदन पर महसूस हो रहे थे। एक ही पल में जब अब उसकी बीवी रो रही थी, आहान अपनी सारी फीलिंग को भूल गया और बोला, सनाया क्या हुआ है, आप ठीक हैं? सनाया ने सिसकियां भरते हुए सोचा, इस सिचुएशन में भी आहान को मेरी ही फिक्र हो रही है, ये इतना अच्छा क्यों है? सनाया कुछ देर तक ऐसे ही रोती रही। आहान भी उसका सर सहलाते हुए उसे शांत करने की नाकाम कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद सनाया आहान की पीठ से हाथ फेरते हुए कहा, आहान आई एम सॉरी। पता नहीं घुटनों के बल बैठकर उस नालायक रतन से माफ़ी मांगने की बात को तुमने चुपचाप कैसे सुन लिया? अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो सब सहन नहीं कर पाती। सनाया की इन सब बातों को सुनकर आहान मुस्कुराने लगा। उसने सनाया के गालों से आंसू पोंछते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आहान का जवाब सुनकर सनाया के दिल में दर्द होने लगा। उसने अपने दोनों हाथों से आहान का चेहरा पकड़ लिया और बोली, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, याद है ना? हम दोनों एक टीम हैं। तुम्हें मेरे सामने ठीक होने का दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं शर्मिंदा हूँ, मेरे होने के बावजूद भी तुम्हें वो सब सहना पड़ा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आहान ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी बीवी को देखा। आज सनाया सच में उसकी फिक्र कर रही थी। ये देखकर आहान को बहुत अच्छा लग रहा था। उसने सनाया की आंखों में आंखें डालकर बोला, सनाया आपको मुझसे कभी भी सॉरी नहीं कहना है और आप कुछ गलत नहीं कर सकती। आज जो कुछ भी हुआ था उसमें सनाया की कोई भी गलती नहीं थी। उल्टा वो खुद आज आहान के लिए एक बढ़िया सी कार खरीद कर लाई थी। आहान के साथ मार्केट में भी गई थी और इतना ही नहीं, सनाया ने तो आज सबके सामने बिना डरे आहान का साथ भी दिया था। यह सब तो सीमा बुआ जी और मिसेस यामिनी गिल की वजह से हो रहा था। सनाया ने फिर आहान से कहा, लेकिन मोम की तो गलती है ना, उन्हें तुम्हारे साथ इस तरह से पेश नहीं आना चाहिए था। सनाया की बात सुनकर आहान ने उसे गले लगा लिया। वो इस सब में सनाया को परेशान होते हुए नहीं देखना चाहता था। आफ्टर ऑल आहान ने अपने आप से वादा किया था कि वो सनाया को हमेशा खुश रखेगा, इस दुनिया की सारी खुशियाँ उसे देगा। सनाया कोई बात नहीं, मॉम बस थोड़ी गुस्सा थी, इसलिए उन्होंने ये सब कह दिया। सनाया अपना और आहान का मूड और ख़राब नहीं करना चाहिए, इसलिए उसने आहान की आगोश से अपना सर बाहर निकाला और पूछा, तो आज रात हम कहाँ रहने वाले हैं? सनाया का सवाल सुनकर आहान कंफ्यूज हो गया। हम? सनाया, इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है। मॉम ने मुझे घर से निकाला है, आपको नहीं। आप मेरे लिए परेशान मत होइए और घर लौट लेकिन इससे पहले कि आहान अपनी बात पूरी कर पाता, सनाया ने उसके होठों पर अपने छोटी सी उंगलियां रख दी। आहान बिल्कुल दंग रह गया। सनाया ने कहा, बिल्कुल नहीं। अगर मॉम तुमसे माफ़ी मांगकर तुम्हें घर वापस आने का नहीं कहेगी तो मैं भी घर नहीं लौटूंगी। सनाया ने अपनी ये बात बहुत ही जिद्दी अंदाज में कही थी।
उसकी आंखों में इस वक्त एक अलग ही तरह की मासूमियत झलक रही थी। जब आहान ने सनाया की कही ये बात सुनी, उसके दिल में नरमी छा गई। वो समझ गया कि सनाया इस बार डेयर माइंडेड थी। वो आखिर तक आहान का साथ देने वाली थी। ये जानकर आहान के दिल ही दिल में बहुत सुकून भी मिल रहा था। आहान ने फिर कुछ सोचा और सनाया से कहा, तो फिर हम रोजवुड स्प्रिंग में चलते हैं। जब से आहान ने वो बंगलो खरीदा था, उसे वहाँ रहने का एक भी मौका नहीं मिला था। वो चाहता था कि सनाया को उसके अपने घर में ले जाए। आहान सीरियस भी था कि उतने बड़े घर को देखने के बाद सनाया कैसे रिएक्ट करेगी। वो नर्वस महसूस करेगी या फिर बहुत खुश हो जाएगी। लेकिन इस वक्त सनाया कुछ और ही फील कर रही थी। उसे कंफ्यूज हो रहा था। आहान से कहा, रोजवुड स्प्रिंग वहाँ पर कोई होटल नहीं है, सिर्फ बंगलोज हैं। सनाया की बात सुनकर आहान ने सीरियस होकर उससे कहा, हम होटल में क्यों रहेंगे? आहान का ये सवाल सुनकर सनाया हंसने लगी। उसने आहान का हाथ पकड़ा और दोनों हाथ से बिल्डिंग से दूर चलने लगे। सनाया ने हंसते हंसते आहान से कहा, हम होटल में नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? रास्ते पर? सनाया ने मजाक मजाक में से ये कह दी थी, लेकिन बाद में उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसने कुछ गलत कह दिया था। सनाया के एम्ब्रेसमेंट से चेहरे की देखकर आहान हंसने लगा। उसने सनाया को जवाब देते हुए प्यार से कहा, आप भी ना सनाया, क्या सोच रही हैं? हम बंगलोज में रहेंगे। आहान की बात सुनकर सनाया ने नाक सिकोड़ ली और आहान को बाजू को दबाते हुए बोली, आहान अब मुझे चिढ़ाना बंद करो। तुम्हें ब्रेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रोजवुड स्प्रिंग में 9 बंगलो हैं और वो 9 के 9 बेचे जा चुके हैं। हमारे लिए वहाँ कोई जगह नहीं है। सनाया की बात सुनने के बाद आहान को इस बात का एहसास हुआ कि सनाया उसे सीरियस समझ रही थी। आहान चलते चलते रुक गया। उसने सनाया से कहा, सनाया क्या आपको लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ? मैं सच में कह रहा हूँ। रोजवुड स्प्रिंग में मेरा एक बंगलो है, बहुत बड़ा, बहुत खूबसूरत, जैसा आपको पसंद आएगा। आहान ने अपनी बात बहुत ही जीनियस अंदाज में कही थी। वो ये कोशिश कर रहा था कि सनाया को उस पर यकीन आ जाए, लेकिन सनाया ने एक बार फिर से आहान की बात को मजाक समझ लिया और बोली, हाँ आहान, तुम ये क्यों नहीं कहते कि पूरा स्प्रिंग कॉरपोरेशन ही तुम्हारा है? अब चलो। अपनी बात कहते हुए सनाया ने आहान का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर अपने साथ ले जाने लगी। आहान कुछ कहना तो चाहता था, लेकिन उसने अपनी बात को मन ही मन में रहने दिया। आगे आगे चल रही सनाया को देखकर आहान ने दिल ही दिल में कहा, अब सनाया, मैं जो भी कह रहा हूँ आपको जोक सी लग रहा है तो कुछ कहने का क्या फ़ायदा, लेकिन सच तो ये है कि असल में पूरा स्प्रिंग कॉरपोरेशन मेरा ही है। खैर जाने दो। जब आहान ये सब सोच रहा था, सनाया ने दिमाग में अलग ही ख्याल घूम रहे थे। किसी नतीजे पर आने के बाद सनाया ने आहान की तरफ मुड़कर देखा और बोली, अब मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। आज रात हम रूपल के घर चलते हैं। उसका घर बहुत बड़ा है और वो वहाँ अकेले ही रहती है। वो हम दोनों को वहाँ रहने के लिए मना नहीं करेगी। अब जब सनाया ने अपना मन बना ही लिया था तो आहान क्या कर सकता था? उसने भी हामी भर दी। वैसे तो सनाया ने जब रूपल के घर जाने के कहा तो आहान थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया, लेकिन सनाया की खुशी के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार था। कुछ देर चलने के बाद आहान और सनाया ने टैक्सी रोकी और रूपल के घर जाने लगे। रूपल का घर शहर के बीच वाले हिस्से में था। भले ही उस लो क्वालिटी को रोजवुड स्प्रिंग से कंपेयर नहीं किया जा सकता था, लेकिन फिर भी शिमला शहर का ये हिस्सा वाकई में बहुत लेवजेस और खूबसूरत था। टैक्सी में बैठने के बाद सब सनाया ने रूपल को अपने आने की खबर देने के लिए कॉल किया और उसे सब कुछ बता दिया। कुछ देर के बाद वो दोनों रूपल के घर के बाहर थे। सनाया और आहान एक दूसरे की तरफ देखते हुए खड़े ही रह गए। कोई भी दरवाजे पर डोरबेल बजाने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था। आहान ने कुछ सोचा और अपनी आंखें से इशारा करते हुए सनाया से बोला, क्या हम अंदर नहीं जा रहे? डोरबेल बजाने ते हैं ना? आहान की ये बात सुनकर सनाया हंसने लगी। उसने आहान से कहा, इस घर में डोरबेल नहीं है। आहान ने जब ये बात सुनी तो उसे बड़ी हैरानी हो गई। उसने सनाया से सवाल करते हुए कहा, क्या डोरबेल नहीं है? लेकिन क्यों? सनाया ने आहान से ऐसे ही किसी सवाल की उम्मीद की थी। वो कुछ कदम आगे चलकर एक पौधे के पास गई और आहान से बोली, वो क्या है ना, जब रूबल छोटी थी उसका हाथ डोरबेल तक नहीं पहुंच पाता था
और इस बात के लिए उसने कॉन्शियस कजन्स उसे चिढ़ाते थे। वैसे तो सनाया ने बहुत एक्सक्रीज करके अपनी हाइट तो बढ़ा ली थी, लेकिन तब से रूपल को डोरबेल से नफरत है, इसलिए जब उसने अपना खुद का घर लिया तो कोई डोरबेल नहीं लगवाए। ये बात सुनकर आहान का मुंह बन गया। उसने सोचा कि ऐसे कोई अजीब सी बात रूपल से ही रिलेटेड हो सकती थी। सना ने फिर आगे कहा, डोरबेल ना होने का दूसरा रीज़न ये है कि रूपल को घर पर मेहमान बुलाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए अगर घर पर डोरबेल ही नहीं होगा तो लोग उसे परेशान ही नहीं करेंगे। ये भी एक अजीब तरह का लॉजिक था। आहान ने फिर रूपल के इस बड़े से विला को देखते हुए मन ही मन में कहा, ये रूपल किसी चुड़ैल से कम नहीं है। एक तो इतने बड़े घर में अकेली रहती है और ऊपर से कोई गेस्ट भी नहीं चाहिए। पता नहीं अगले कुछ दिन कैसे कटने वाले हैं। आहान ने फिर सनाया की तरफ देखा और उससे सवाल करते हुए कहा, तो फिर हम घर के अंदर कैसे जाएंगे? आहान के सवाल का जवाब देते हुए सनाया ने कहा, इस पौधे को उठाने में मेरी मदद करो। इसके नीचे एक स्पिरिट चाबी रखी हुई है। आहान ने तुरंत सनाया की बात पर हामी भर दी और उसके पास चला गया। वो पौधा थोड़ा ज़्यादा ही भारी था। उसे उठाने की कोशिश करते हुए आहान और सनाया दोनों नज़दीक आ गए, लेकिन हमेशा की तरह इस बार सनाया नर्वस नहीं हो रही थी, बल्कि उसके आहान की तरफ देखकर स्माइल किया। एकदम से आहान को कुछ याद आ गया और उसने सनाया से सवाल करते हुए कहा, सनाया, आज सुबह आप कार में मुझसे बेबी गर्ल या बेबी बॉय के बारे में क्या पूछ रही थी? क्या इस बार सनाया अपने दिल की बात कह पाएगी? क्या आहान और सनाया का रिश्ता आगे बढ़ पाएगा या फिर से कोई बीच में आ जाएगा? रूपल के घर में आहान के अगले कुछ दिन कैसे बीतने वाले थे? आप रहने दीजिए सनाया, मैं इस प्लांट को हटा दूंगा, आहान ने सनाया से कहा। सनाया ने आहान को तुरंत मना कर दिया और बोली, आहान, मैं इतनी भी डेलिकेट नहीं हूँ। क्या तुम भूल गए कि हम दोनों एक टीम हैं? सनाया आहान की एक बात नहीं सुनने वाली थी, इसलिए आहान ने भी उसे ज़्यादा इंसाइट नहीं की। थोड़ी कोशिश के बाद आहान सनाया को डायरेक्शंस देने लगा। सनाया, आप इस प्लांट को थोड़ा राइट में पुश कीजिए। लेकिन उसे उठाने की कोशिश करते हुए सनाया का बैलेंस बिगड़ गया और वो जाकर आहान पर गिर गई। उसके चक्कर में आहान और सनाया थोड़े ज़्यादा ही नज़दीक आ गए। इतने में ही दोनों को एक दूसरी की सांसें इस तक महसूस हो रही थी, लेकिन हमेशा की तरह इस बार नर्वस सनाया नहीं हो रही थी, बल्कि उसके आहान की तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहा, आहान, हमारे साथ आजकल ऐसे मोमेंट कुछ ज़्यादा ही नहीं हो रहे। आहान ने अपने ऊपर लेटी हुई सनाया की जुल्फों को उसके कानों के पीछे करते हुए बोला, हाँ ये तो है, मुझे लगता है कि अब तो आपको इस सब की आदत हो गई होगी। आहान की बात सुनकर सनाया खिलखिलाने लगी। उसने हल्के से आहान के सीने पर अपने हाथ से चपत मार दी और बोली, आप मुझे तो धीरे धीरे तुम्हारी आदत होने लगी है, लेकिन तुम अभी भी शर्माने से बाज नहीं आ रहे। ये सुनकर आहान भी हंसने लगा। उसे ये सब किसी सपने की तरह लग रहा था। कुछ दिनों के पहले आहान और सनाया एक दूसरे का हाथ भी पकड़ने से शर्माते थे और आज वो एक दूसरे को अराउंड बहुत कंफर्टेबल फील करने लगे थे। एकदम से आहान ने सनाया से सवाल करते हुए कहा, आज सुबह आप कार में मुझसे बेबी गर्ल या बेबी बॉय के बारे में क्या पूछ रही थी? जैसे ही सनाया ने आहान का ये सवाल सुना, वो थोड़ी सीरियस लगने लगी। सनाया ने आहान की आंखों में देखते हुए मन ही मन में कहा, इस मैटर को आज सुबह ही क्लियर हो जाना चाहिए था, लेकिन वो बेवकूफ़ रतन और सीमा बुआ जी बीच में आ गई। खैर कोई बात नहीं, लेट्स इज़ बेटर देन नेवर। अब जब मुझे अच्छा मौका मिला है तो मैं आहान से इस बारे में बात करके रहूँगी। सनाया ने अब अपना मन बना लिया था। उसने फिर आहान की तरफ देखकर उससे कहा, आहान, वो मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम दोनों, मगर एक बार फिर से सनाया की बात को दोहरा ही रहना पड़ा। अचानक से रूपल के घर का दरवाज़ा खुला और उसने बाहर आकर चिल्लाते हुए कहा, अपना ये शो बंद करो। ये क्या चल रहा है यहाँ सनाया? आहान, क्या तुम अपने आप को पर कंट्रोल नहीं कर सकते? वैसे मुझे तो तुमसे कोई ज़्यादा उम्मीद भी नहीं थी, बेशरम कहीं के। आहान को कोसते हुए रूपल उन दोनों के पास गई और सनाया का हाथ पकड़कर उसे खड़े होने में मदद करने लगी। सनाया आहान और रूपल से अपनी नज़रें चुराने लगी। उसने एकदम से रूपल के बीच में आने की उम्मीद नहीं की थी। और रही बात आहान की,
तो जब से उसने रूपल के घर आने के लिए हामी भरी थी, उसने ऐसी बातें सुनने के लिए अपने आप को प्रिपेयर भी कर लिया था। अपने कपड़े झटकते हुए आहान भी खड़ा हो गया। रूपल ने अजीब सी नज़रों से आहान को देखा और फिर अपनी बेस्ट फ्रेंड से सवाल करते हुए बोली, सनाया ये सब क्या हो रहा था? सनाया ने भी इस तरह जवाब देना शुरू किया मानो से अपनी हर हरकत का हिसाब दे रही हो। रूपल वो मिस प्लांट के नीचे रखी हुई स्पेयर चाबी ढूंढ रही थी। वो प्लांट थोड़ा भारी था तो इसलिए मैंने आहान से हेल्प मांग ली। हम तो बस चाबी ही निकाल रहे थे कि मेरा बैलेंस चला गया और फिर तो तुमने देखा। सनाया के इतने डिटेल्स एक्सप्लेमेंट को सुनकर आहान दंग रह गया। उसने अपने सामने खड़ी दोनों लड़कियों की तरफ बारी बारी से देखते हुए मन ही मन में कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जिस तरह सनाया रूपल को सब एक्सप्लेन कर रही हैं कि मैं सनाया का पति नहीं कोई दूसरा आदमी हूँ। उफ, इन लड़कियों की दोस्ती मुझे अजीब सी वेब्स देती हैं। जब रूपल ने सनाया की यह बात सुनी, उसने सकबरी निगाहों से आहान की तरफ देखा और बोली, क्या ऐसा ही है? जब रूपल ने आहान से ये सवाल किया तो उसका मुंह बन गया। आहान ने रूपल से नज़रें फेरते हुए उससे कहा, मैं भला तुम्हें जवाब क्यों देने लगा? सनाया मेरी वाइफ है। तुम तो मुझसे इस तरह सवाल कर रही हो जैसे मैंने सनाया के साथ कोई ज़बरदस्ती की है। आहान ने अपना जवाब दे तो दिया था, लेकिन सनाया ने उसका हाथ पकड़ते हुए उससे कहा, आहान बात को मत बिगाड़ो। अपनी वाइफ की ऐसी वार्निंग को सुनकर आहान की आंखें रोल हो गई। उसने फिर रूपल की तरफ देखा और बोला, जी ऐसा ही है, ये सब एक एक्सीडेंट था, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है। आहान के जवाब को सुनने के बाद रूपल ने कुछ सोचा और उसे अपना फैसला सुनाते हुए बोली, अगले कुछ दिन तुम्हारी वाइफ मेरे साथ ही रहेगी, तो फिर तुम पहले फ्लोर पर ही रहना, समझ गए? ये सुनकर आहान की बोलती ही बंद हो गई। क्या ये लाइंस आहान के कहने की नहीं थी? लेकिन सनाया की तरफ देखकर आहान ने बेमन से हाँ में अपना सिर हिला दिया। रूपल के इंटरेक्टर को ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। रूपल ने आगे आहान से कहा, और हाँ, एक बात अच्छे से याद रखो, मेरी परमिशन लिए बिना तुम सेकंड फ्लोर पर कदम भी नहीं रख सकते। अब आहान का सब्र जवाब दे रहा था। उसने अपने सर पर हाथ रखते हुए कसम खाकर कहा, ठीक है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ऊपर नहीं आऊँगा। रूपल ने सोचा नहीं था कि आहान इतनी आसानी से मान जाएगा। उसने अपने कंधों को उचकाते हुए कहा, हूँ, और क्या तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन है? चलो सनाया। यह कहकर रूपल ने आहान को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया और सनाया का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ अंदर ले गई। आहान को भी से यहाँ आने के अपने फैसले पर पछतावा हो रहा था, लेकिन कहते हैं ना, जो बीवी से करे प्यार वो कैसे करे इनकार। आहान भी घर के अंदर चला गया। अब जब लिविंग रूम में वो अकेला ही बैठा था तो आहान ने सोचा कि क्यों ना मिस्टर विक्रम को कॉल करके स्प्रिंग कॉरपोरेशन और बाकी दूसरे बिजनेस का फॉलोअप ले लिया जाए। अपने फ़ोन कॉल के नतीजे पर आते हुए आहान ने कहा, विक्रम जी, आप बिजनेस इंडस्ट्री में बहुत लंबे अरसे से काम कर रहे थे। आपके तजुर्बे के अकॉर्डिंग हमारा प्रॉफिट क्या फ्यूचर दिखा रहा था? भले ही आहान को अपने पापा आदित्य राय ज़्यादा और उसके साथ काम करने वाले लोग खास पसंद नहीं थे, लेकिन मिस्टर विक्रम एक बहुत ही समझदार और रॉयल बिजनेसमैन थे। उनका एक्सपीरियंस और काम के लिए डेडिकेशन आहान को हमेशा से इम्प्रेस करता आया था, इसलिए मिस्टर विक्रम की राय आहान के लिए बहुत ज़रूरी थी। आहान के सवाल का जवाब देते हुए मिस्टर विक्रम ने कहा, यंग मास्टर, अगर सच कहूँ तो शुरुआत में आपकी इन्वेस्टमेंट और डिसीजन में मेकिंग में से कुछ खास खुश नहीं था, लेकिन हमारा इंटेल प्रॉफिट बहुत कमाल का है। हमें 10 दिनों में इतना प्रॉफिट हुआ है, उतना राय ज़्यादा ग्रुप्स में 3 महीनों का मार्जिन होता है। इसलिए आप बेफिक्र रहिए यंग मास्टर। अगर आपके दिमाग में कुछ और सजेशन और प्रोजेक्शन होते हैं तो मुझे बता दीजिए, उन सब पर भी काम शुरू कर सकते हैं। मिस्टर विक्रम आहान के परफॉर्मेंस से बहुत खुश थे, लेकिन आहान ने उनसे केयरलेस अंदाज में कहा, विक्रम जी, क्या जल्दी है? अब इस प्रॉफिट और रायजादा ग्रुप्स को बहुत कुछ देखना है, हमें जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह कहकर आहान ने फ़ोन कट कर दिया। फ़ोन की दूसरी तरफ से यह सुनकर मिस्टर विक्रम के चेहरे का रंग उड़ गया। मुझे इस बात का डर लगा रहता है कि ये नया वारिस इतना स्मार्ट है कि कब क्या कर सकता है, इसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। खैर छोड़ो, मुझे इस प्रॉफिट को किसी सही जगह इन्वेस्ट करना है। यंग मास्टर को समझाना वैसे भी
नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क हैं। दूसरी तरफ रूपल के घर में अपना काम ख़त्म करने के बाद आहान ने एक अंगड़ाई ले ली। आज का दिन उसके लिए बहुत ही बड़ा था और कुछ देर के बाद उसे फिर से सनाया के लिए खाना भी बनाना था। अब वो थोड़ा थक गया था, इसलिए आहान ने सोचा कि शावर लेकर थोड़ा आराम करना चाहिए। आहान लिविंग रूम में अपनी रूम की तरफ जा ही रहा था कि उसने कोई आवाज़ सुनी। क्या कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है? लेकिन अरे हाँ, इस चुड़ैल के घर में डोरबेल नहीं है। लेकिन सनाया तो कह रही थी कि रूपल को मेहमान पसंद नहीं है तो कौन होगा। ना चाहते हुए भी आहान ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। दरवाजे के बाहर एक यंग लड़का खड़ा हुआ था। वो दिखने में बहुत ही एक्साइटेड और हैंडसम लग रहा था और वही एक्साइटमेंट उस लड़के की आवाज़ में भी झलक रही थी। अपने हाथों में लाल गुलाबों का एक गुलदस्ता पकड़े हुए वो लड़का अपने घुटनों के बल बैठा हुआ था और उसने कहा, रूपल, मुझसे शादी कर लो। मैं तुम्हें इस दुनिया का सारा प्यार और खुशी देना चाहता हूँ। क्योंकि अपने चेहरे के सामने उस लड़के ने लाल गुलाब का गुलदस्ता पकड़ा रखा था, इस वजह से वो लड़का देख नहीं पा रहा था कि सामने रूपल नहीं आहान खड़ा था। उस लड़के ने अपने प्रपोजल को आगे बढ़ाते हुए गाना भी गाना शुरू कर दिया। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। रूपल, मैं जानता हूँ कि ये शाहरुख खान का गाना थोड़ा पुराना है, लेकिन मेरी जान, तुम तो जानती ही हो ना कि प्यार भी पुराना रोग है और इसका मर्ज बस तुम ही हो। एक गाना ख़त्म होने के बाद उस लड़की ने दूसरा गाना शुरू कर दिया। आहा ने इस लड़की की तरफ देखते हुए मन ही मन में कहा, क्या इस बेचारे को कोई दूसरी लड़की नहीं मिली थी? शायद इस लड़के को पता ही नहीं होगा कि रूपल का जहन्नुम की चुड़ैल है। मुझे तो अभी भी इस लड़के पर तरस आ रहा था। जाहिर था कि लड़का बहुत सीरियस था, वरना किसी लड़की के दरवाजे पर खड़े होकर कोई ऐसे गाना थोड़ी ना गाता है। आहा ने फिर बहुत ही हिम्मत करके उस लड़के के गाने को बीच में ही रोकते हुए कहा, उगहू भाई, मैं रूपल नहीं हूँ, तुम गलत इंसान को प्रपोज कर रहे हो। आहा ने हल्की सी खांसी के साथ उस लड़के को रोकने की कोशिश करते हुए कहा। फाइनली उसे इस बात का एहसास हुआ कि कुछ तो गलत हो रहा था। वो जल्दी से अपने पैरों पर सही से खड़ा हो गया और आहान की तरफ देखकर अजीब एक्सप्रेशन के साथ बोला, तुम कौन हो और यहाँ मेरे रूपल के घर में क्या कर रहे हो? उस हैंडसम लड़के की आंखों में एक शक की झलक थी। आहान उस लड़के की हालत को अच्छे से समझ सकता था, इसलिए उसने बहुत ही ईमानदारी से जवाब दिया, मैं रूपल का दोस्त हूँ। जवाब सुनकर वो लड़का गुस्से से चलकर आहान के पास आ गया और बोला, तुम झूठ बोल रहे हो। पूरे इंडिया में रूपल का ऐसा कोई दोस्त नहीं है जो लड़का हो। मैं सब जानता हूँ, सच सच बताओ, कौन हो तुम? अपना ये सवाल करते हुए उस हैंडसम लड़के ने गुस्से से हाथ पकड़ा हुआ लाल गुलाबों का गुलदस्ता जमीन पर फेंक दिया। आहान ने हेल्पलेस होकर एक बार फिर से आप अपनी बात को दोहरा दिया और उससे कहा, मैंने कहा ना मैं रूपल का दोस्त हूँ। अब जब लड़के की ठेरियाँ चढ़ गई तो आहान ने कहा, मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं है, झूठ हो तुम। मैं जा रहा हूँ, रूपल से ही पूछ लेता हूँ। अपनी बात कहते हुए वो लड़का अब आहान को हटाकर अंदर जाने की कोशिश करने लगा। वो आहान को फुस करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, लेकिन आहान अपनी जगह से भी हटा नहीं और आहान ने उस लड़के को मना करते हुए कहा, नहीं, तुम अभी अंदर नहीं जा सकते। भले ही ये रूपल का घर था, लेकिन अंदर शनाया शायद नहा रही थी। आहान ऐसे ही किसी को घर के अंदर नहीं घुसने दे सकता था, लेकिन वो हैंडसम लड़का आहान की एक नहीं सुन रहा था। उसने आहान से कहा, तुम हो कौन यार और अपने आप को क्या समझ रहे हो? मैं जब चाहूँ यहाँ आ सकता हूँ। आफ्टर ऑल मैं रूपल का फैंसिक हूँ। क्या ये हैंडसम लड़का सच में रूपल का फैंसिक था? क्या आहान उसे अंदर जाने से रोकने वाला था?